नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी। पर अगर डाइपोल से आर डिस्टेंस पर, डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यानी एनी जनरल पॉइंट, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाए, इस बात को अब हम देखेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। पहले तो हमने दो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशंस में देख लिया था, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पर। अभी हम जनरल पॉइंट पर देखेंगे और इसी फार्मूले से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल के फार्मूले भी डिड्यूस कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। जरा चेक करें। सो लेट अस assume that there are two charges, negative and positive, separated by certain distance। तो ये दोनों चार्जेस हैं जो कि आपस में किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, ऐसे। नाउ अब हमें इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक फील्ड चाहिए। वी वॉन्ट टू डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट P which is at a distance r from center of dipole, and this is negative charge, this is positive charge, and the charges are separated by 2a distance। तो हमने मिड पॉइंट से लिया है, इसलिए ये जो डिस्टेंस हुई ये ए हो गई दोनों चार्जेस से। अच्छा, तो जो डाइपोल मोमेंट होता है किसी भी डाइपोल में, वो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है? इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो एक डाइपोल मोमेंट जो भी इसमें है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर वो वेक्टर होगा। इस एंगल को थीटा ले लिया जाए। थीटा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर एक्सियल पॉइंट पर आप इधर निकालोगे, ये पी को ऐसे इस पर गिरा दो, ऐसे गिरा दो, तो इस पॉइंट पर भी आप फील्ड निकाल सकते हो प्लस क्यू की तरफ। इस पॉइंट को इधर ले जाओ तो भी एक्सियल पॉइंट होगा, लेकिन माइनस की तरफ। तो फ़ायदे इसमें कई हैं। इसमें हम एक्सियल पॉइंट पर राइट में भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट में भी निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं। और अगर थीटा को 90 रख दिया जाए तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल सकते हैं। इसको आप ऐसे कर लें। अच्छा, जो इसमें डाइपोल है, उस डाइपोल के एक कंपोनेंट तो माइनस से प्लस की तरफ होगा, वो इसी डायरेक्शन में होगा। ये देख लीजिए, तो एक डाइपोल इसी डायरेक्शन में होगा। सो वन डाइपोल इज माइनस से प्लस, और इधर एरो लगा दो। अच्छा, तो ये जो डाइपोल है ये P है, दिस इज P। तो अगर डाइपोल मोमेंट ये जो P है, यानी मैं कह रहा हूँ ये वेक्टर P है। P क्या वेक्टर है? दैट इज Q इंटू 2a। तो इस डाइपोल मोमेंट का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट हुआ? सो दैट इज P। ये भी तो एक वेक्टर ही है। मान लीजिए ये वेक्टर P है, डाइपोल, ये डाइपोल है, और हम चाहते हैं इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना। तो हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, तो P का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा अगर ये थीटा है? सो दैट इज P cos थीटा।
कभी भी जब भी हम निकालेंगे तो प्रोजेक्शन डाल देंगे इस पे, तो ये जो भी चीज़ होगी ये पी कॉस थीटा हो जाएगा इतना, दिस इज पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। तो आप कई काम कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर के प्रोजेक्शंस निकाल सकते हैं, एक थीटा की डायरेक्शन में और एक पर इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। तो देखिए अगर इसके परपेंडिकुलर लेना चाहेंगे तो ये है, तो इस डायरेक्शन में क्या प्रोजेक्शन होगा भाई, थीटा, ये दोनों आपस में 90 हैं, सो दिस इज 90 डिग्री। अच्छा, P का इस डायरेक्शन में P cos थीटा और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, P sin थीटा। तो इस तरीके से हमने दो वेक्टर बना लिए, एक तो P cos थीटा और एक P sin थीटा। तो हम चाहते हैं कि इस डाइपोल का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ले लिया जाए, तो मैं इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट ले लेता हूँ, तो वो कितना होगा, ये देखिए ये मैंने कंपोनेंट ले लिया इस डायरेक्शन में, सो वो जो भी कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा P cos थीटा, दैट इज P cos थीटा, क्योंकि ये P है तो इसका इधर की ओर कंपोनेंट है, थीटा डिग्री है अभी आपको बताया, तो P cos थीटा। और अगर इसका हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लें, इसी के P cos थीटा के दो कंपोनेंट ले रहा हूँ जो आपस में परपेंडिकुलर है, सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लें, सो एक ये कंपोनेंट लिया जा सकता है जहाँ पर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये P था और P का इधर कंपोनेंट लिया तो P cos थीटा हो गया, और इसी P का इधर कंपोनेंट ले लो तो दैट इज यहाँ पर जैसे किया गया है, तो थीटा जिधर होता है उधर cos कंपोनेंट होता है अगर दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, और दूसरी तरफ साइन कंपोनेंट होता है। तो इस तरीके से ये P साइन थीटा हो गया, एरो उसी तरफ है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये हमने बना दिया है। नाउ अब जरा देखिए, तो अब आप इसी को एक डाइपोल माने, और इस डाइपोल के लिए, क्योंकि आपने जब दो कंपोनेंट कर लिए इस डाइपोल के, तो इसे भी एक डाइपोल माने और इसे भी डाइपोल माने। इस डाइपोल के लिए ये P इक्वेटोरियल पॉइंट है और इस डाइपोल के लिए ये एक्सियल पॉइंट है। तो एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो हमें मालूम है कि डाइपोल मोमेंट की ही दिशा में होगी, सो हियर द फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इसे एक डाइपोल माना जाए। P का हमने दो कंपोनेंट किया, एक इधर और एक दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हमने इसको स्प्लिट कर लिया। दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो हमने एक तरफ P cos थीटा ले लिया, एक P sin थीटा। हाँ, अब ये डाइपोल मान लिया जाए तो ये जो पॉइंट P है ये इस डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट हुआ, और यहाँ पर जो फील्ड होगी वो एक्सियल फील्ड होगी, ये वाली फील्ड, इतनी फील्ड होगी, ये वेक्टर बना दिया मैंने, ये एक्सियल फील्ड होगी। अच्छा, इस डाइपोल के लिए ये भी एक डाइपोल है, दो डाइपोल मान लिए, इसको मैंने रिजॉल्व किया दो अलग अलग डाइपोल मोमेंट में, तो इसके लिए तो ये पॉइंट पर एक्सियल फील्ड हुई। अच्छा, इसकी वजह से कैसी फील्ड होगी, तो इसकी वजह से तो ये इक्वेटर हुआ ना, ये जैसे मान लीजिए ये आपने डाइपोल मान लिया P sin थीटा, तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज है, ऐसा आपने मान लिया, तभी तो P sin थीटा है। और इसके किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर, यहाँ पर ये स्मॉल p है, जो भी p है ये सारे स्मॉल p हैं, डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से डिनोट किया जाता है, तो आप इसे सबको स्मॉल ही कर लें, दीज आर ऑल स्मॉल p। अच्छा, तो अब जरा देखो, तो ये जो P sin थीटा का ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या आप बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर फील्ड किधर होगी?
हाँ, इस इक्वेटोरियल पर जो फील्ड होगी वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये देखिए, तो इक्वेटोरियल पर जो फील्ड होती है वो पी माइनस क्यू से प्लस क्यू जा रहा है, पी उसकी उल्टी दिशा में होती है। सो हियर इट इज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। पैरेलल तो होती है बट अपोजिट। इट कैन बी सेड एज एंटी पैरेलल। ये इधर गया और ये वेक्टर इधर गया। तो इसी तरीके से जो हमारी फील्ड होगी वो इस दिशा में होगी। दैट इज पी साइन थीटा, तो इधर जा रहा है, आप एरो देखें। सो पी साइन थीटा इधर, और जबकि इक्विटोरियल फील्ड, इक्विटोरियल को सिर्फ ई लिख रहा हूँ, ई। तो ये जो फील्ड होगी पी साइन थीटा अगर इधर है तो फील्ड इसके एंटी पैरेलल होगी। अच्छा, एंटी पैरेलल तो होगी, पर मैं वेक्टर जरा हाफ बना रहा हूँ। हाफ क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जो इक्वेटोरियल फील्ड होती है वो छोटी होती है। इक्वेटोरियल फील्ड इज स्मॉलर, ये चीज़, दिस इज इक्वेटोरियल फील्ड। सो इसे आप लिख लें ई इक्वेटोरियल। देख लीजिए, पी साइन थीटा इधर, तो मैंने एंटी पैरेलल ये बना दिया है। ऐसे तो दो फील्ड हो गई, एक इक्वेटोरियल और दूसरी हो गई एक्सियल। अब इस पॉइंट पर दो फील्ड हैं, तो हम सुपरपोजिशन लॉ से जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर दो वेक्टर्स हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, तो उसका रिजल्टेंट उस पॉइंट पर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं एक यहाँ पर पैरेललोग्राम बना देता हूँ और एक वेक्टर बना देता हूँ। नाउ दिस इज फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे कि ई पी कहा जा सकता है। तो अब जरा देखिए, ये कुछ एंगल है, इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से कोई एंगल आया, इसे आप फाई कह दें। दिस इज फाई वेक्टर, दिस इज फाई। अब जरा देख लें तो ये ईपी क्या होगा? ईपी इज, यानी आप ये समझ लें कि ये जो पॉइंट है इससे आर डिस्टेंस पर है और थीटा एंगल पर है। थीटा एंगल किससे लिया गया है? डाइपोल मोमेंट से थीटा लिया है। आप जरा ध्यान दें, तो ये थीटा किससे लिया? डाइपोल मोमेंट इधर था, तो जिधर डाइपोल मोमेंट हो उस डाइपोल मोमेंट आप देख लें, माइनस से प्लस था, हमेशा एंगल उधर से ही लेना। और आर डिस्टेंस और थीटा, तो ये दो चीज़ हमने ले ली। ये पॉइंट हमारा पी था। तो ये जो आर और थीटा मिल जाए तो हम चारों तरफ कहीं कुछ भी बना सकते हैं। हमको ये पता चल जाए कि गाय कितनी लंबी रस्सी से बंधी है और कितने एंगल पर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो हम पता लगा सकते हैं गाय की लोकेशन की, वो कहाँ घास चर रही है। सो वेयर द काउ इज ग्रेजिंग in Cartesian plane, it can very well be found out by the radius and the angle। तो ये जो r और थीटा है इसको पोलर कोऑर्डिनेट कहा जाता है। सो हम यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट की मदद से कि लेंथ ऑफ रोप एंड द एंगल एट विच काउ इज ग्रेजिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता हो, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल लिया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो हमेशा एंगल यहीं से लेना। और ये आपका P है जो कि इस तरफ है, तो हम यहीं से एंगल लेंगे। नाउ तो इसको आप, मैं लिख देता हूँ, दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट। जबकि एक्स वाई अगर लोगे तो उसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट दो तरीके के होते हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। तो मैंने पोलर कोऑर्डिनेट की मदद से यहाँ पर आपको दिखाया। नाउ व्हाट इज ईपी? सो यहाँ पर जो ईपी है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज वेक्टर सम ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड प्लस एक्सियल फील्ड। ये देखिए, तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, ये तो इक्वेटोरियल फील्ड है,
तो किसके इक्विटोरियल है जरा ये भी तो देखो, और किसके एक्सियल है। सो द फील्ड विच इज इक्विटोरियल इज ऑफ पी साइन थीटा। ये देख लीजिए, जो पी साइन थीटा था उसके एंटी पैरेलल है। सो फार्मूला वही रहेगा। हाँ, जो उसका डाइपोल मोमेंट है उसे आपको लेना होगा पी साइन थीटा। अब पी नहीं लिख सकते क्योंकि आपका अब डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा है, तो पी साइन थीटा की ये क्या हो गई, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल, ये देख लीजिए। सो दिस इज इक्विटोरियल ऑफ पी साइन थीटा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पी साइन थीटा, पी साइन थीटा हो गया, और अपॉन आर क्यूब, ये चीज हो गई। तो दिस इज, ये जो भी है ये हमारी ई इक्विटोरियल है, और ये किसी डायरेक्शन में अलोंग है। तो इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है, आप ये कह सकते हैं कि इट्स डायरेक्शन इज अलोंग दिस, इसके एंटी पैरेलल है। तो ये ई हो गया। अच्छा, अब जरा देखो, ई का हम सिर्फ मॉड लेना चाहते हैं, तो मैंने सिर्फ इसका मॉडुलस वैल्यू लिया है, क्योंकि ये डायरेक्शन अब हम किसी के तरफ से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इधर की, और हमने कोई नेमिंग तो की नहीं है, तो मैं सिर्फ ई का मॉड ले रहा हूँ। इक्विटोरियल फील्ड क्या होती है, इक्विटोरियल फील्ड होती है -p/r³। बट -p/r³, तो यहाँ पर हम कुछ जो भी हमारा डाइपोल मोमेंट है वो p साइन थीटा है, तो मैंने p साइन थीटा/r³ किया है, और निगेटिव साइन को इग्नोर कर लिया है। बाद में हम वेक्टर की जब गणना करेंगे तो अकाउंट कर लेंगे। हाउएवर दिस इज द मॉडुलस वैल्यू ऑफ इक्विटोरियल फील्ड। ऐसे ही एक्सियल फील्ड निकालें आप। सो एक्सियल फील्ड इज व्हाट, जरा देखें, अगर हमें एक्सियल फील्ड निकालनी है तो हमारा इस एक्सिस पर डाइपोल मोमेंट क्या है, p cos थीटा, और उसी पे हम आगे देखना चाहते हैं r डिस्टेंस पे। ये देखिए r है, तो r डिस्टेंस पे देखना चाहते हैं। जब p होता था डाइपोल मोमेंट तो एक्सियल फील्ड होती थी 2π/r³। अब p cos थीटा है डाइपोल मोमेंट, तो एक्सियल फील्ड क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, होना ये चाहिए था 2p/r³, लेकिन p cos थीटा लिखिए। क्यों, क्योंकि उस तरफ डाइपोल मोमेंट p cos थीटा है। तो उसी एक्सिस पे तो आप देख रहे हो, तो इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर एक्सियल फील्ड हुई, और इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ इक्विटोरियल फील्ड हुई। तो हमने इन दोनों को लिख लिया। सो यहाँ पर भी मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ आपकी जो भी है ये लगा देते हैं, क्योंकि कभी साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है, तो मॉड लगा सकते हैं। जब ये 90 से ऊपर होगा तो कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा, और 180 से ऊपर होगा तो साइन थीटा निगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमने दो कंपोनेंट निकाल लिए। अच्छा, अब जरा यहाँ पर देखिए, ये तो हमने इनके कंपोनेंट निकाल लिए, इक्विटोरियल और एक्सियल फील्ड। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्टेंट फील्ड। तो रिजल्टेंट फील्ड के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या है, ये ई है। अच्छा बताइए ये क्या है, ये ई है। अगर हम ये ई है और ये ई है, तो बताइए रिजल्टेंट क्या हुआ, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ। तो यहाँ पर ये दो कंपोनेंट जो हैं, जब ये 90 है तो इसका ये एंगल कितना हुआ, ये और ये। सो दीज कैन बी टेकन एज, ये जेड बन रहा है, सो इट कैन बी टेकन एज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसलिए ये 90, तो उसके बगल वाला लीनियर पेयर से 90 हो गया। तो हमने क्या किया, अब ये 90 है तो ये भी 90 ले लिया, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये 90 है तो बताइए हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालोगे।
ये लेंथ है ई ए, ये लेंथ है ई ई, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लो, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ई पी आ जाएगा. सो व्हाट इज ई पी? EP square is EE square plus EA square. ऐसा करें. So this is 1 upon 4 pi epsilon naught P sin theta by R cube square plus 1 upon 4 pi epsilon naught 2P cos theta by R cube square. ये R क्यूब का होल स्क्वायर. तो मैंने दोनों की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी यहाँ स्क्वायर लगाकर लिख दी है. और आगे देखें, इसी पर अगर आप EP निकालना चाहते हैं तो रूट लगा लें. तो हमने ये बात देख ली थी कि इस साइड में EA था और इस साइड में EE था 90 डिग्री पर. ये देख लीजिए, ये EE था. तो फिर हमने इस पर राइट एंगल ट्रायंगल वाला पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है. जबकि ये एंगल हमने फाई माना है, अभी इसकी वैल्यू निकालनी बाकी है. तो ये EP है, जबकि ये पॉइंट P है. तो हमने इसका स्क्वायर किया और इस लेंथ का स्क्वायर और इस लेंथ का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाई है. तो इस तरीके से EP की वैल्यू आ गई. अच्छा, EP की वैल्यू यहाँ देख लें कि क्या क्या चीज़ स्क्वायर होके ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर बाहर आ सकती है. सो दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट P इस, ये तो है, और P बाई आर क्यूब, P बाई आर क्यूब और इस पूरे का स्क्वायर, ये चीज़ तो अलग से आ जाएगी P बाई आर क्यूब का, क्योंकि सभी पे स्क्वायर लगेगा. अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, दैट इज, यहाँ पर क्या बचेगा? P तो बाहर आ गया, दैट इज 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर थीटा. देख लीजिए, P और R क्यूब सब हमने बाहर निकाल लिया है. तो अंदर 2 का भी स्क्वायर होगा और cos का भी स्क्वायर होगा, ये चीज़ बाहर आ गई. ये रूट के भी बाहर आ जाएगी. सो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट P बाई आर क्यूब, ये ऐसे ही आ जाएगी रूट के बाहर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी सिंपली. और अंदर देखिए, रूट के अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा. 4 cos स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर दिया है, तो ये यहाँ पर 1 cos स्क्वायर थीटा इसलिए ले लिया कि जिससे ये दोनों 1 हो जाएं. नाउ इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट P बाई आर क्यूब और रूट के अंदर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा. तो ये EP का मैग्नीट्यूड हुआ. दिस इज द मैग्नीट्यूड, और ये एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आर मेकिंग एन angle of theta anti-clockwise from the direction of dipole moment. So this is the magnitude of electric field at a distance r from the center of dipole and making theta angle from dipole moment anti-clockwise. ये पूरा आपको लिखना होगा. ये तो रही बात मैग्नीट्यूड की, बट यहाँ पर एक डायरेक्शन भी है. तो ये जो फिगर बनाया है, ये इसी फिगर का सिमुलेशन है. ये देख लीजिए, ये जो था इसी को यहाँ पे हमने बना दिया. तो फाई कैसे निकाला जाए? फाई निकालने के लिए tan फाई की क्या वैल्यू होगी? ई अपॉन ई ए. तो हम tan फाई निकाल लें. नाउ सी, यहाँ पर ये फिगर है. This is E A
और इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, जो कि इसका हाफ भी है, क्योंकि इक्वेटोरियल फील्ड हाफ होती है, तो वो ई है। और यहाँ पर हमने इसको मिला दिया है, जिसको कि EP कहा गया है। तो ये फाई एंगल हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में एंगल भी होता है। तो अभी हमने एंगल इसका नहीं पता किया है। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एनी वेक्टर। सो व्हाट इज tan फाई? tan फाई ये 90 डिग्री है। सो इट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। सो सिर्फ हम उसके मैग्नीट्यूड को लेंगे, ई बाई ई ए। अब देखिए यहाँ ई कितना है और ए कितना है। ई देखो, ये ई है और ए, इन दोनों को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन r क्यूब अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos theta by r cube. This is equals to tan phi. तो ये tan phi हो गया। Now अब देखिए, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इससे कट जाता है और P से कट जाता है और r क्यूब से कट जाता है, और ये हो जाएगा tan phi इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। सो व्हाट इज tan फाई? इट इज 1/2 tan थीटा। ये चीज हो गई। सो व्हाट इज, अब ये 2 इधर ले लो। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट इज फाई? हमें तो फाई चाहिए, तो फाई कैसे निकाला जाए? दैट इज tan इनवर्स हाफ tan थीटा, हाफ tan थीटा। तो जो भी एंगल दिया गया हो, जैसे आपको पूछा जाए कि ये हमारे पास माइनस है और ये प्लस है, और इससे 60 डिग्री पर, ये मान लें 60 डिग्री पर और 2 सेंटीमीटर पर यहाँ पर फील्ड निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 60 डिग्री जो है यहाँ tan 60 रख के और फिर हाफ कर देना। तो tan 60 रखोगे तो √3 आ जाएगा और बाई 2, और वही चीज़ आ जाएगी, उसी से फाई निकाल लेना। जो एंगल दिया हो वही रख देना। तो किसी भी डाइपोल से किसी भी एंगल पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये निकाल लेना। और जहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है वो यहाँ रख देना, 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल कर। और यहाँ भी cos 60 रख देना। जब यहाँ 60 रख दोगे तो जो भी वैल्यू आएगी आ जाएगी, वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये एंगल आ जाएगा। सो दिस इज द फार्मूला। ये किसके लिए फार्मूला है? दिस इज, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at a distance r from center, डाइपोल के सेंटर से, and at an angle of theta from dipole moment anticlockwise, dipole मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। ये बात हो गई। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो यहाँ पर हमने इसका मैग्नीट्यूड बता दिया, और ये फाई किससे एंगल है? दिस इज फाई इज द एंगल। तो वो जो एंगल है इट इज फ्रॉम EA, दैट इज एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे है, यानी थीटा के आगे, जो यहाँ से थीटा बन रहा है उसके आगे ये फाई है। तो ये इससे डायरेक्शन बताई जा सकती है कि अगर आप देखें तो थीटा के आगे फाई है, तो हम कैसे बताएं कि उस फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा? इसी थीटा में फाई और जोड़ दो,
तो थीटा प्लस फाई हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर आप अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो क्या यही थीटा नहीं है, और थीटा के आगे फाई, तो थीटा प्लस फाई, थीटा जो उसने एंगल लिया था कि 60 डिग्री, और मान लीजिए फाई की वैल्यू 20 डिग्री आ जाती है, तो आप कह सकते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 + 20 एट 80 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ऑफ द मैग्नीट्यूड, यही थीटा हमने ले लिया, यही वाला करस्पॉन्डिंग एंगल है, और फिर हम कह देंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 80 डिग्री फाई जब आप निकाल लेंगे, ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा, एंड ऑफ द मैग्नीट्यूड दिस, ये है मैग्नीट्यूड। अब आप कहेंगे कि डेड्यूस द फॉर्मूला फॉर इक्वेटोरियल फील्ड एंड एक्सियल फील्ड फ्रॉम दिस। अगर ये फार्मूला सबके लिए वैलिड है तो इक्वेटोरियल को भी ये निकाल के दिखाए और एक्सियल को भी निकाल के दिखाए, तो जरा देखें। सो नाउ केस 1, दैट इज axial field due to dipole, axial position at axial position, अगर हम लें एक्सियल पोजीशन पर तो क्या होगा, एक्सियल पोजीशन पर जब हम लेंगे इसमें तो एक्सिस पर आप कहीं पर भी ले लें, तो ये जैसे ये है, ये डाइपोल कहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, तो हम इस एक्सिस पर अगर ले लें, इसको इसी की तरफ झुका दें, तो झुका देंगे तो क्या होगा बताइए, 0 डिग्री हो जाएगा एक्सिस की। ये लाइन जो है, अगर यही तो डाइपोल है आपका, तो हम चाहते हैं कि हम एक्सिस पे निकालें। सो लेट अस ये बेंड इट एट 0 डिग्री एंगल, तो डाइपोल की एक्सिस पे हो जाएगा, क्योंकि मेन डाइपोल तो हमारा यही है, तो हम थीटा को 0 रख दें। सो एट एक्सियल पोजीशन, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। अगर थीटा 0 है तो इसी में रखो ये। सो व्हाट इज ई एक्सियल is equals to 1/4πε0 p by r cube root 1 + 3 cos square 0 डिग्री। अच्छा, दिस इज 1/4πε0 p by r cube रूट 1 + 3 × 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। सो ये 1 + 3 कितना हो गया, 4, और 4 का रूट कितना हो गया, 2। सो दिस इज 1/4πε0 2p, क्योंकि ये 4 होगा तो 2p/r³। तो ये आप देखेंगे कि ई एक्सियल वही आ गया ये। और जहाँ तक बात है एंगल की, तो एंगल भी निकाला जा सकता है कि एंगल उसी तरफ होगा, क्योंकि हमने एंगल के लिए भी एक फार्मूला यहाँ निकाल रखा है। सो इस तरीके से इसी में आप रख दें 0 डिग्री। सो यहाँ पर फाई भी 0 आ जाएगा। किस तरीके से, जरा इसका एंगल निकालें। सो हमने देखा था कि फाई कितना है, tan इनवर्स और हाफ tan थीटा, तो मैं tan 0 रख दे रहा हूँ। सो tan इनवर्स को यहाँ ले आओ। सो tan इनवर्स इधर आएगा तो tan बन जाएगा इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 0। क्यों, क्योंकि tan 0 0 होता है। सो tan फाई इज इक्वल्स टू 0, तो फाई इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हुआ कि फील्ड की वही डायरेक्शन है जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो डाइपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन है, माइनस से प्लस, तो फील्ड भी उधर ही होगी, यानी 0 डिग्री बनाती। अगर 180 बनाती तो ये 180 देता एंगल, लेकिन उसने तो बता दिया कि फाई 0 है। सो इसलिए एक्सियल फील्ड इस उसका फार्मूला भी आ गया और ये भी आ गया कि एक्सियल फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ dipole moment. So it is proved that axial field is in the direction of
डाइपोल मोमेंट। नाउ आप कहेंगे कि अगर ये फार्मूला ठीक है तो इक्विटोरियल पर भी निकलनी चाहिए। सो दैट इज केस टू। केस टू दैट इज एट इक्विटोरियल पोजीशन। अगर ये डाइपोल है, यहाँ देखिए ये हमारा डाइपोल है, तो इक्विटोरियल के लिए इसको ठीक 90 होना चाहिए ऐसा, क्योंकि यही तो इक्विटोरियल पोजीशन होती है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाती है। तो अगर ये ऐसा हो जाए तो बताओ कितना एंगल बनाएगा। ये चीज़ अगर ऐसी हो जाए ऐसे, तो कितना एंगल बना रहा है, 90 बनाने लगेगा। जैसे हमने देखा एक्सियल के लिए इस पर लिटा दिया और इक्विटोरियल के लिए 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा। इक्विटोरियल पोजीशन के लिए थीटा विल बी 90 डिग्री। सो थीटा हमने 90 डिग्री ले लिया है। और अब इसी फार्मूले पे आप रख दें, ये वाले पे, तो ईपी क्या होगा। ईपी न लिखें, ई इक्विटोरियल, क्योंकि एक्सियल था और अब हो गया इक्विटोरियल, तो मैं ई इक्विटोरियल या ई क्यू लिख लीजिए। इक्विटोरियल इज इक्वल टू, ये सब इसमें रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब रूट 1 + 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री। ये देखिए ये सब इसमें डाल दिया। अच्छा, ये cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा वैनिश कर जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा। और 1 बचने की वजह से रूट के अंदर से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही है। ये cos 90 तो 0 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर वो भी 0 हो जाएगा। सो इक्विटोरियल की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। तो ये देखिए इक्विटोरियल की जो हमने यहाँ वैल्यू निकाली है यही तो आई थी पहले। जो हमारी एक्सियल की फील्ड होती है उसके मैग्नीट्यूड की आधी होती है इक्विटोरियल की, वो आ गई। हाँ, उसका डायरेक्शन जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है, तो दैट इज एंटी पैरेलल हो जाएगा। सो ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और यहाँ से आप फाई निकाल लें कि फाई की क्या वैल्यू आएगी। सो इसको निकालते हैं। सो फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। नाउ फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ and हाफ tan थीटा। ये फार्मूला फाई का है, हाफ tan थीटा लगा लें तो थीटा हम 90 ले लेंगे, हाफ tan 90। तो tan यहाँ ले लें, tan फाई इज इक्वल्स टू हाफ tan 90 डिग्री। इट इज हाफ इंटू tan 90 इन्फिनिटी होता है। सो इन्फिनिटी का मतलब ये खुद ही हाफ कर दो तो भी इन्फिनिटी रहेगा। सो tan फाई, तो tan फाई इन्फिनिटी हो गया, tan फाई इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो व्हाट इज फाई, tan फाई इन्फिनिटी, तो फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो सकता है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो फाई है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री का क्या मतलब, जरा देखो। तो हमारा जो ये इक्वेशन था इसमें फाई ही 90 हो जाए, तो फाई 90 होने का मतलब ये अभी थीटा है। एक होता है कि फाई 0 हो जाए, एक होता है 90 हो जाए। तो 90 होने का मतलब है कि हमारी जो पोजीशन है थीटा पहले ही हमने 90 ले रखा है, फाई और 90 हो गया। तो आप जरा सोचिए, ये 90 और ये 90 ये मिल के सीधा उल्टा हो गया, क्योंकि थीटा आपने कितना लिया यहाँ देखिए इक्विटोरियल पोजीशन पर, तो थीटा 90 और अभी अभी आपने निकाला कि फाई भी 90। ये देखिए फाई 90, तो जो आपका
लाइन था, तो उसमें पहले से ही आपने थीटा 90 ले लिया था, इसको 90 लिया था, और जो इस पॉइंट पर जो दो वेक्टर आए तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये फाई था, ये और 90 आ गया। तो इस तरीके से जो इस पी पॉइंट पर फील्ड हो गई, ये डाइपोल मोमेंट है। ये देख लीजिए डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ है, और थीटा 90, तो ये सीधा हो गया थीटा 90 होने से, और फिर फाई भी 90, तो फिर इधर आ गया डाइपोल के ठीक उल्टा। तो इस तरीके से हमने पहले भी बताया था, जो भी एंगल होगा इसका थीटा प्लस फाई होगा, और ये 90 तो मिलके 180 हो गया। सो इट इज मेकिंग 180 डिग्री फ्रॉम डाइपोल मोमेंट। सो electric field is making theta plus phi angle, it is equals to 90 degree plus 90 degree is equals to 180 degree anti-clockwise from dipole moment, ठीक है। ये बना रहा है, that is electric field is opposite to dipole moment, opposite to डाइपोल मोमेंट, क्योंकि सारी डायरेक्शन हम डाइपोल मोमेंट से ही ले रहे हैं, चाहे थीटा हो चाहे फाई हो। तो हम देख रहे हैं कि थीटा और ये मिल करके 90 और उसके आगे फिर और 90, तो ये ईपी आ गया। तो ईपी तो ठीक उल्टा हो गया, पी इधर था, ईपी उधर चला गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये एंटी पैरेलल हो गया है। अच्छा, एक्सीएल के केस में क्या था, एक्सीएल में देख लीजिए। एक्सीएल में भी थीटा 0 था और फाई भी 0 आ गया, तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 और प्लस 0। तब भी हमने फार्मूला 0 प्लस 0 का ही लगाया था। तो क्योंकि एंगल तो हमें पी से ही लेना है, पी हमारा रेफरेंस वेक्टर है, तो 0 प्लस 0 इज 0। तो इसलिए हमने यहाँ कह दिया था कि इट इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट। क्यों, क्योंकि हम हमेशा थीटा प्लस फाई कर रहे हैं। सो इट इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट, एंड यहाँ पर भी थीटा प्लस फाई किया तो 180 आ गया फ्रॉम डाइपोल मोमेंट। तो 180 फ्रॉम डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हुआ, एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही। इसके आगे हम ये जनरल फार्मूला हमने डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डिड्यूस कराया है। नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल 1.10 करेंगे। थैंक यू बच्चों।